एवरीवन एंड मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग डिस्कशन। आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे डायरिया के ट्रीटमेंट का, यानी कि अगर किसी को डायरिया हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, आज हम जो है उसके बारे में देखेंगे। फर्स्टली जो डायरिया का ट्रीटमेंट है उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो डायरिया है वो किस वजह से होता है। यानी कि अगर किसी पर्सन को दस्त लग रहे हैं या फिर लूज़ मोशंस हो रहे हैं तो उनका मेन रीज़न क्या है, यानी कि किस वजह से जो है डायरिया जो है पर्सन को कॉज होता है। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं वायरल कॉज। वायरल कॉज का मतलब होता है कि अगर कोई भी वायरस जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है आ जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो अपना जो है मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से जब वो हमारे जो इंटेस्टाइन है वहाँ पर जाता है तो वहाँ की जो नॉर्मल फ्लोरा होती है उसको जो है वो डिस्टर्ब कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पर्सन को डायरिया यानी कि जो दस्त होते हैं वो कॉज हो जाते हैं। बैक्टीरियल कॉज, बैक्टीरिया का मतलब होता है कि अगर कोई भी बैक्टीरिया की वजह से जो है डायरिया जो है पर्सन को कॉज हो रहा है, यानी कि सेम चीज़ है कि कोई भी बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया जो है वो किसी भी सोर्स से जो है पर्सन के जो है बॉडी में आ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसने कोई भी जो है ऐसा फूड लिया है, उसने कोई भी जो है जस्ट सपोज उसने कोई भी फ्रूट लिया है और उसने उसको साफ़ तरीके से जो है अच्छे से जो है वाटर में नहीं धुला, उसने ऐसा ही लिया और उसने खा लिया, अगर उसमें कोई भी बैक्टीरिया था तो वो पर्सन की बॉडी के अंदर चला जाएगा। पर्सन की जब वो बॉडी के अंदर जाएगा तो जो उसकी नॉर्मल फ्लोरा होगी वो उसको डिस्टर्ब करेगा, जिसकी वजह से पर्सन को डायरिया कॉज हो सकता है। सेम विद द प्रोटोजोअल कॉज, यानी कि अगर कोई भी प्रोटोजोआ है तो उसकी वजह से भी जो पर्सन है उसको डायरिया कॉज हो सकता है। एंड द फोर्थ वन इज़ साइड इफ़ेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स, यानी कि अगर कोई भी पर्सन है और वो किसी प्रकार की एंटीबायोटिक्स को ले रहा है तो उनका जो साइड इफ़ेक्ट है, यानी कि उसका जो है कोई भी दुष्प्रभाव जो एंटीबायोटिक है अगर उससे पर्सन को जो है कोई भी दुष्प्रभाव कॉज हो जाता है तो उसकी वजह से जो है डायरिया पर्सन को कॉज हो सकता है। इसके अलावा लैक्टोज इंटॉलरेंस, लैक्टोज इंटॉलरेंस का मतलब होता है कि कुछ पर्सन्स क्या होते हैं कि वो जो मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए थोड़ा सा वो रहते हैं, हम जैसे बोल सकते हैं कि उनको सूट नहीं होते हैं या फिर वो एलर्जिक होते हैं। तो इस केस में क्या होगा कि जो पर्सन होगा उसको दूध या फिर दूध से बने हुए जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे जो है डायरिया कोज हो सकता है, यानी कि वो जो है ठीक से उसको पच नहीं पाते, जिसकी वजह से पर्सन को डायरिया हो सकता है। इसके अलावा ओवर ईटिंग, ओवर ईटिंग का मतलब होता है कि अगर किसी पर्सन ने जो है हद से ज़्यादा खा लिया है तो उसकी वजह से भी डायरिया पर्सन को कोज हो सकता है। इसके अलावा अल्कोहल, अल्कोहल यानी कि अगर कोई भी पर्सन शराब का सेवन कर रहा है या फिर वो जो है शराब को कंज्यूम कर रहा है, अल्कोहल ले रहा है, तो उसकी वजह से भी जो पर्सन है उसे डायरिया कोज हो सकता है। दीज आर सम ऑफ द कॉजेज़ कि जिसकी वजह से जो डायरिया है वो कोज हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि अगर डायरिया हो गया है तो अब हम उसका जो है ट्रीटमेंट किस तरीके से करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ लोपेरामाइड ड्रग। अगर किसी भी पर्सन को डायरिया हो जाता है तो हम उसको लोपेरामाइड ड्रग बोल देते हैं। लोपेरामाइड ड्रग जो होती है ये एंटी मोटिलिटी ड्रग्स होती है। एंटी मोटिलिटी का मतलब होता है, देखिए जहाँ पर भी वर्ड आता है एंटी, एंटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ के अगेंस्ट। एंटी मोबिलिटी तो इसका मतलब होता है एंटी मतलब कि किसी भी चीज़ के अगेंस्ट, और मोटिलिटी मतलब कि जो हमारी नॉर्मल इंटेस्टाइन होती है उसमें आपने पढ़ा होगा कि जस्ट सपोज दिस इज़ आर नॉर्मल इंटेस्टाइन, तो जो हमारा जो इंटेस्टाइन होती है उसमें जब हम फूड कंज्यूम करते हैं तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है। पेरिस्टालसिस मूवमेंट से क्या होता है कि जो फूड हम ले रहे हैं वो जो है धीरे 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 आगे की तरफ जो है वो बढ़ता जाता है। जब जो फूड है वो धीरे 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 आगे जाएगा तो उससे क्या होता है कि जो हमारी इंटेस्टाइन होती है वो क्या करती है, सोडियम और वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लेती है, जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उन सबको वो रीअब्जॉर्ब करती है। लेकिन इसमें डायरिया में क्या होता है, जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होते हैं इंटेस्टाइन के वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो पेट होता है उसके अंदर जो इंटेस्टाइन होते हैं उसमें कुछ भी नहीं रुकता। वो क्या होता है कि वो जो है जैसे ही पर्सन ने कुछ भी खाया वो डायरेक्ट जो है फीकल कंटेंट जो है वो पास आउट हो जाता है। तो इसीलिए हम एंटी मोटिलिटी ड्रग देते हैं ताकि जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है इंटेस्टाइन का उसको हम ठीक कर सकें, यानी कि जो मोटिलिटी है उसको जो है थोड़ा सा हम कम कर सकें, इसीलिए जो है हम लोपेरामाइड ड्रग देते हैं।
ये मैंने जो है आपको एक्शन बताया है कि लोपेरामाइड ड्रग जो है वो किस तरीके से काम करती है। अब बात करते हैं कि देते कैसे हैं। तो ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि जितने भी 6 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उसमें लोपेरामाइड ड्रग जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। यानी कि जो 6 साल से छोटे बच्चे हैं या फिर कम उम्र के बच्चे हैं उनको आपको जो है लोपेरामाइड ड्रग जो है वो बिल्कुल भी नहीं देनी। अब बात कर लेते हैं कि जो 6 साल से बड़े बच्चे हैं और जो एल्डर वन है उनमें हमें क्या डोज रखनी है और कितना जो है हम लोपेरामाइड ड्रग जो है उसको देते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं एडल्ट्स और चिल्ड्रंस की जिनकी जो उम्र है वो 12 साल या फिर 12 साल से ज़्यादा की है। तो इसमें जो है हमें क्या करना होता है 4 mg इनिशियली देन 2 mg आफ्टर ईच लूज स्टूल अप टू 8 mg पर डे। यानी कि जो हमारी जो टोटल डोज होने वाली है एक दिन में हम टोटल 8 mg ही देंगे। 8 mg से ज़्यादा जो है हम पर्सन को जो है डोज नहीं देंगे। ठीक है, इसके साथ साथ अगर किसी पर्सन को जो है हम लोपेरामाइड ड्रग दे रहे हैं तो 8 mg से ज़्यादा नहीं देंगे। सेकंड थिंग इज़ अगर कोई पर्सन हमारे पास आया है फर्स्ट टाइम तो हम उसको जो डोज देंगे वो देंगे 4 mg की। शुरुआत में हम उसे 4 mg की जो है लोपेरामाइड की ड्रग दे देंगे। उसके बाद अगर उसका जो है डायरिया ठीक नहीं हुआ तो उसके बाद आप अगेन उसको 2 mg की डोज देंगे। इस बार आप 4 नहीं देंगे, इस बार आप 2 mg की देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अगेन अगर पर्सन का जो डायरिया है वो ठीक नहीं हुआ है तो हम फिर से उसको 2 mg देंगे। यानी कि एक दिन में हम 3 बार देंगे और 8 mg से ज़्यादा नहीं देंगे। तो अब आप इसे कैलकुलेट कीजिए 4 + 2 + 2 टोटल हमारा हो गया 8 mg। यानी कि 8 mg से ज़्यादा नहीं देना है। इनिशियली जब हमारे पास पर्सन आ रहा है तो हम उसको 4 mg देंगे, उसके बाद हम 2 mg देंगे जैसे जैसे अगर पर्सन को जो है स्टूल आ रहा है। ठीक है, इन केस अगर जो है पर्सन का जो ट्रीटमेंट है वो पूरा हो चुका है और उसको जो है कोई आराम नहीं लग रहा है तो इसका मतलब है कि जो लोपेरामाइड ड्रग है वो पर्सन को क्या है उससे जो है कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा। उसके बाद हम जो है दूसरी जो ड्रग होती है वो हम देते हैं। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि लोपेरामाइड ड्रग से जो है जो डायरिया होता है वो ठीक हो जाता है। अब सेकंड चीज़ आती है चिल्ड्रंस जो कि 6 साल या फिर 6 साल से जो बड़े होते हैं यानी कि 6 से 12 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनमें हमें क्या डोज रखनी होती है। तो इसमें क्या करना होता है कि जो 6 साल से बड़े बच्चे होते हैं उन्हें हम 2 टाइम्स ही ये डोज जो है देते हैं। जो डोज़ हम बड़े लोगों में 3 बार दिन में 3 बार दे रहे हैं ये डोज़ हम छोटे बच्चों में 2 बार देंगे। 6 से 12 साल के जो उम्र के हैं इनिशियली हम देंगे 2 mg एंड देन उसके बाद जो है हम उनको 1 mg देंगे। ठीक है, जैसे ही हमारे पास बच्चा जो है आ रहा है तो हम इनिशियल उसको 2 mg देंगे, उसके बाद हम उसको 1 mg देंगे आफ्टर ईच लूज स्टूल। अब बात कर लेते हैं रेसिकाडोट्रिल की। जो रेसिकाडोट्रिल है उसे हमें कैसे देना होता है। रेसिकाडोट्रिल डिक्रीजेज इंटेस्टाइनल हाइपरसिक्रेशन। जो रेसिकाडोट्रिल और ड्रग है ये क्या करती है, जो इंटेस्टाइनल हाइपरसिक्रेशन होता है उसको डिक्रीज़ कर देती है। अब बात कर लेते हैं इंटेस्टाइनल हाइपरसिक्रेशन क्या होता है। तो देखिए ये हमारी इंटेस्टाइन है, तो जो नॉर्मल हमारे इंटेस्टाइन का वर्क होता है वो होता है कि जितना भी वाटर और इलेक्ट्रोलाइट है जो भी हमारा जो स्टूल है उसमें से मतलब जो भी यूज़फुल चीज़ें हैं उसको इंटेस्टाइन क्या करती है, उसको रीअब्जॉर्ब कर लेती है। जैसे कि हमने खाना खाया, खाना हमारी बॉडी में गया, फिर उसके बाद जो है ईसोफेगस से होते हुए वो हमारे स्टोमक में गया, स्टोमक से हमारे जो है वो ड्यूडेनम में गया, फिर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, देन लार्ज इंटेस्टाइन में गया। तो लार्ज इंटेस्टाइन में जाके क्या होता है कि जो भी स्टूल में मतलब यूज़फुल कंटेंट होता है उसको बॉडी क्या करती है, उसको रीअब्जॉर्व करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन डायरिया में क्या होता है कि वो रीअब्जॉर्व नहीं करती, वो क्या करती है, वो वाटरी सिक्रेशन यानी कि वो और ज़्यादा उसको जो है हाइपर सिक्रेशन कर देती है। जो वाटर का सिक्रेशन होता है उसको ज़्यादा कर देती है, जिसकी वजह से जो पर्सन है उसको जो स्टूल है वो लूज़ आता है, यानी कि वाटरी जो है स्टूल आता है। उसका जो स्टूल आएगा वो क्या होगा, वाटरी होगा, उसमें ज़्यादा वाटर वाला कंटेंट होगा। तो रेसिकाडोट्रिल क्या करती है, जो इंटेस्टाइन का हाइपर सिक्रेशन होता है उसी को रिड्यूस करने में मदद करती है। अब हम बात कर लेते हैं डोज की। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें हम देते हैं 1.5 mg पर kg 3 टाइम्स अ डे। यानी कि एक दिन में हमें कितनी देनी है, जो बच्चा है पहले हमें कैलकुलेट करना होता है उसका वेट। जैसे सपोज़ हमारे पास कोई बच्चा आया है जिसका वेट है 20 kg।
हमें जो डोज देनी है वो देनी है 1.5 kg पर kg 3 टाइम्स अ डे, यानी कि 1.5 kg जो है उससे हम क्या करेंगे 20 को जो है इंटू कर देंगे, तो जो हमारे पास आएगा डेट इज़, इंटू करके देखिए जो आंसर आएगा डेट इज़ 30 mg। तो जो हमारी डोज आएगी वो आएगी 30 mg की। तो हम क्या करेंगे कि एक दिन में जो है बच्चे को, जैसे हमारे पास मॉर्निंग में बच्चा है तो हमने उसको जो है 30 mg की जो है पहले हमने उसको दे दी। उसके बाद हमने, अगर उसका जो स्टूल है वो फिर भी जो है ठीक नहीं हुआ है तो हम उस केस में क्या करेंगे कि हम उसको अगेन 30 mg देंगे। उसके बाद भी अगर उसका स्टूल जो है वो जो डायरिया है वो ठीक नहीं होता है, देन अगेन हम उसको 30 mg देंगे। यानी कि हम दिन में सिर्फ और सिर्फ 3 बार देंगे और जितनी हमारे पास डोज आई है हम उतना ही देंगे, उससे ज़्यादा और उससे कम नहीं देंगे। अब बात कर लेते हैं बड़े लोगों में। 100 mg अप टू 3 टाइम्स अ डे, नॉट मोर देन 7 डेज़। जो रेसिकाडोट्रिल जो ड्रग है ये आपको 7 दिन से ज़्यादा किसी भी हालत में नहीं देनी है और एक दिन में जो है 3 बार देनी है। 100 mg जो हमारे पास डोज आप देख सकते हैं यहाँ पे रेसिकाडोट्रिल कैप्सूल जो कि 100 mg में आते हैं। सो हमें क्या करना होता है कि जो पर्सन है उसको 100 mg जो है हम डोज देंगे, दिन में 3 बार देंगे। और इन केस अगर जो पर्सन है उसका जो मतलब जिस सपोज मॉर्निंग में पर्सन आया, हमने उसको डायरिया हो रहा है, हमने उसको 100 mg की एक टैबलेट दे दी। उसके बाद जो है उसका जो डायरिया है वो ठीक नहीं हुआ, हमने उसको फिर एक और टैबलेट दे दी। उसके बाद भी ठीक नहीं हुआ तो हमने उसको एक और दे दी। हम एक दिन में सिर्फ और सिर्फ 3 ही बार दे सकते हैं, 3 बार से ज़्यादा आपको ये दवाई नहीं देनी है। जो उसका फिर ट्रीटमेंट होगा फिर जो है यही सेम डोज जो है हम उसको नेक्स्ट डे लेने के लिए बोलेंगे। लेकिन अगर पर्सन का जो है डायरिया फिर भी ठीक नहीं हो रहा है तो फिर आपको जो ये दवाई है वो 7 दिन से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं देनी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें उनमें क्या होता है कि जो रेसिकाडोट्रिल है उसके सैचेट भी आते हैं, तो जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, तो हम बच्चों को वो भी दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी बच्चा आया है और उसको जो है डायरिया जो हो रहा है उसमें ब्लड आ रहा है, यानी कि ब्लडी डायरिया उसको हो रहा है, या फिर उसको डायरिया के साथ क्या है फीवर भी हो रहा है, बुखार भी हो रहा है, तो उस केस में क्या करना है? उस केस में आपको ये दोनों ड्रग्स नहीं देनी। उस केस में क्या करते हैं हम ऑफ्लॉक्सोजेड और नॉरफ्लॉक्स जो है हम उनको देते हैं। जो ऑफ्लॉक्स और नॉरफ्लॉक्स है ये हम जो है बैक्टीरिया और प्रोटोजोल कॉज में देते हैं। यानी कि अगर बैक्टीरिया या फिर प्रोटोजोल जो है वो कारण है डायरिया का तो उस केस में हम ये देते हैं। इसके साथ साथ ORS जो है हमें हर कंडीशन में देना है। यानी कि अगर नॉर्मल पर्सन जो है जिसको डायरिया हो रहा है हम ORS उसको भी देते हैं ना, तो ORS तो हमें हर किसी को देना है ताकि जो डिहाइड्रेशन है उसको हम मेंटेन कर सके, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो हो रहा है पर्सन की बॉडी में उसको हम मेंटेन कर सके। क्योंकि आपको पता होगा डायरिया में क्या होता है कि जितना भी जो भी कंटेंट होता है लूज स्टूल आता है, जिसकी वजह से जो पर्सन है उसके अंदर कुछ भी जो है बचता नहीं है, सब कुछ बाहर चला जाता है, वो डिहाइड्रेशन में चला जाता है। ताकि डिहाइड्रेशन को हम प्रिवेंट कर सके इसीलिए जो है हम ORS जो है पर्सन को देते हैं। ORS स्टैंड्स फॉर ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट और ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। ORS के ऊपर जो है मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उसको देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अगर जो डायरिया है वो बैक्टीरिया या फिर प्रोटोजोल कॉज की वजह से हो रहा है तो उस केस में हमें क्या देना है? उस केस में आपको ऑफ्लॉक्स और नॉरफ्लॉक्स जो है देनी है। ऑफ्लॉक्स जो है उसके अंदर क्या होता है, ओमिडाजोल एंड ऑफ्लॉक्सिन जो है टैबलेट होती है, और नॉरफ्लॉक्स में जो है आपका जो है टिनिडाजोल जो है टैबलेट जी होती है, जो कि आप जो है पर्सन को दे सकते हैं अगर उसको डायरिया जो है ब्लड या फिर फीवर के साथ में आ रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर आप ऑफ्लॉक्स दे रहे हैं तो फिर आप नॉरफ्लॉक्स नहीं देंगे, अगर आप नॉरफ्लॉक्स दे रहे हैं तो फिर आप ऑफ्लॉक्स नहीं देंगे। यानी कि दोनों में से कोई भी एक ही आपको पर्सन को देनी है। नाउ थैंक यू, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। इनकेस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जो आपके और भी फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।